हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। याद करें पिछले क्लास में हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक को समाप्त कर चुके थे और इसके बाद हम आपको बताए थे कि फिजिकल का ही छोटा सा चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री है जिसे हम लोग करते हैं। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आइए हम लोग शुरू करें सरफेस केमिस्ट्री। हम लोग हेडिंग करते हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो देखिए भैया, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है सरफेस केमिस्ट्री, इस यहाँ हम लोग ऐसे प्रोसेस की बात करेंगे जो सरफेस से लिंक प्रोसेस होगा, जो सरफेस से लिंक प्रोसेस होगा। तो आइए इसमें सबसे फर्स्ट एक टर्म हम जानना चाहेंगे और हमारा टर्म है एडजॉर्प्शन। टर्म क्या है? एडजॉर्प्शन। EDSORPTION। एडजॉर्प्शन बोल रहे हैं, ना कि एब्जॉर्प्शन। देखिए एब्जॉर्प्शन होता है ABSOR, एब्जॉर्प्शन इसका हिंदी होता है अवशोषण, और इसका क्या होता है? अधिशोषण। हिंदी क्या है? अधिशोषण। दोनों बातें अलग अलग हैं, दोनों बातें बिल्कुल अलग है, दोनों में हम लोग डिफरेंस भी देखेंगे। जरा ध्यान से समझें कि एडजॉर्प्शन में क्या होता है। तो जैसे हम बात करें कि कोई सॉलिड है तो सॉलिड का क्या होगा? एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा। जो सॉलिड का हमारा क्या होगा? एक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होगा। जिसे हम बात करते हैं, चलिए सिंपल सी बात करते हैं, कार्बन की ही बात करते हैं, सॉलिड के फॉर्म में है। ठीक, तो कार्बन की ही बात करें तो अब जैसे सॉलिड स्ट्रक्चर में है तो कार्बन के जो एटम हैं उनकी वैलेंसी क्या है? 4 है। तो प्रत्येक एटम क्या होगा? 4 एटम से जुड़ा हुआ होगा। जैसे हम ये किसी सॉलिड का लिखे हैं, ये उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कार्बन है, और ये उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। इससे हमारा कार्बन ही सब जगह पे क्या है? कार्बन 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 है। तो अब जरा ध्यान दें, यहाँ बल्क में जो एटम है, बल्क में जो कार्बन है, इसकी तो वैलेंसी क्या है? सेटिस्फाइड है, बिल्कुल ये 4 से जुड़ा हुआ है। लेकिन सरफेस पर जो एटम है इसकी वैलेंसी क्या है? अनसेटिस्फाइड। इसकी वैलेंसी क्या है? अनसेटिस्फाइड है। ये तो 4 से नहीं जुड़ा हुआ, इसकी वैलेंसी क्या है? अनसेटिस्फाइड है। ठीक, सिमिलरली हम बात करते हैं, कोई लिक्विड का सैंपल लेते हैं। आइए कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में लिक्विड रखा गया है। तो अब इसमें लिक्विड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। आइए हम एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं जो यहाँ प्रेजेंट है, बल्क में जो प्रेजेंट है। तो इसे क्या होगा? इधर का मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट करेगा, इधर का भी, इधर का भी, इधर का भी, या भी अपनी ओर, या भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इधर भी करेगा। इस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा क्या हो जा रहा होगा? बैलेंस्ड हो जा रहा होगा। लेकिन सरफेस पे जो एक मॉलिक्यूल होगा, यहाँ जो एक मॉलिक्यूल है, तो क्या है? उसके ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल है नहीं, केवल और केवल इसके नीचे की ओर मॉलिक्यूल है। तो इसे क्या किया जाएगा? नेट एक फोर्स से नीचे की ओर खींचा जाएगा। प्रत्येक सिस्टम की टेंडेंसी क्या होती है? वह अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना चाहता है, अपने ऊपर लगने वाले फोर्स को मिनिमम कर लेना चाहता है ताकि स्टेबिलिटी को गेन कर ले। तो अब यह क्या चाहेगा? यह क्या चाहेगा कि अपने सरफेस से किसी दूसरे पदार्थ को जोड़ ले, किसी दूसरे जो सबस्टेंस इसके नजदीक है, जो पदार्थ इसके नजदीक है, उसे वह क्या चाहेगा? अपने सरफेस से जोड़ लेना चाहेगा। सिमिलरली अब यहाँ जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है, ये लिक्विड का मॉलिक्यूल क्या चाहेगा? नीचे की ओर एक नेट फोर्स लग रहा है, यह क्या चाहेगा? अपने ऊपर सरफेस पे किसी बाहर जो गैस है उसको क्या चाहेगा? अपने सरफेस पर
जोड़ लेना चाहेगा और चाहेगा अपना भी नेट फोर्स क्या जीरो कर लेने के लिए, तो देखिए इस कारण ये क्या हो गया कि सॉलिड के सरफेस पे जो एटम है उसकी वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है, लिक्विड के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है वहां क्या है अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा है। इस कारण सॉलिड और लिक्विड सरफेस को टेंडेंसी है कि वह किसी दूसरे पदार्थ के मॉलिक्यूल को जो कि इसके नजदीक आ रहा है उसे अपने इस सरफेस से जोड़ना चाहेगा, जोड़ लेगा। इसे ही हम क्या कहते हैं एडजॉर्प्शन कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं एडजॉर्प्शन कहते हैं। जिस सरफेस पर एडजॉर्प्शन होता है उसे कहते हैं एडजॉर्बेंट सरफेस, और जिस पदार्थ का एडजॉर्प्शन होता है उसे कहते हैं एडजॉर्बेट। उसे हम क्या कहते हैं एडजॉर्बेट। ये एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन भैया दोनों डिफरेंट प्रोसेस है। एडजॉर्प्शन जो है यह सरफेस फिनोमिनन है, केवल सरफेस पे आने की बात होती है, जबकि एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बल्क फिनोमिनन है, पूरे के पूरे में होता है, सरफेस पर भी होगा और उसके बल्क में भी इनर पोर्शन में भी होगा, थ्रू आउट द मटेरियल होता है, पूरे के पूरे में होता है, सरफेस पर भी होगा और बल्क पर भी होगा। जिसे आप जरा ध्यान दें, हम एक एग्जाम्पल को समझते हैं जिस एग्जाम्पल के द्वारा आप एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में देखिए बिल्कुल क्लियर डिस्टिंक्शन आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा कि डिफरेंस है। हम क्या करते हैं एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में आइए ब्लैक कलर का इंक लेते हैं, यहाँ हमारा क्या है ब्लैक कलर का इंक है। इसमें क्या होगा तो इंक के पार्टिकल्स होंगे जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे, जो क्या होगा सॉल्यूट पार्टिकल्स होगा, सॉलिड होगा, और दूसरा क्या होगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स होगा जो क्या एक्ट कर रहा होगा सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा होगा। हम क्या करते हैं ये मान लेते हैं कि हमारा क्या है चॉक स्टिक है, व्हाइट ढंग का चॉक आता है ना चॉक स्टिक लंबा वाला, तो कोई चॉक स्टिक है। हम क्या करते हैं इस चॉक को इस इंक में डुबाते हैं, डुबाए और कुछ समय के बाद 10 सेकेंड 20 सेकेंड 25 सेकेंड 30 सेकेंड के बाद इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। बहुत देरी नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा देख के छोड़ देंगे तो गलिए जाएगा। ठीक, हम क्या करते हैं इसे डुबाए और कुछ देर के बाद बाहर निकाल। ये हमारा व्हाइट था, और जबकि ये हम क्या बोल रहे हैं ये जो है वो हमारा व्हाइट है। ठीक, इसे डुबाए जबकि इंक जो था वो हमारा क्या था ब्लैक कलर का था। तो जब इसे हम डुबा के 10-20 सेकेंड रखे उसके बाद हम बाहर निकाले तो आप क्या देखिएगा, आप देखिएगा कि उसका सरफेस जो है वो पूरा का पूरा ब्लैक हो गया। सरफेस क्या है पूरा का पूरा ब्लैक हो गया होगा, लेकिन आप उस इंक चौक को क्या कीजिए बीच से तोड़ दीजिए और उसके अंदर इस ढंग से ऑब्जर्व कीजिए, देखिए तो क्या अंदर भी ब्लैक हो गया है क्या? बिल्कुल अंदर ब्लैक नहीं हुआ है। इट मींस कलरिंग मैटर जो है वह केवल और केवल कहां आया सरफेस पे आया। सॉल्यूट इसका केवल और केवल कहां आया सरफेस पे आया। जबकि एक बात आप जरूर ऑब्जर्व करेंगे, दूसरा चौक लीजिए जिसे आप इंक में नहीं डुबाए हैं उसे आप तोड़िए तो उसका अंदर देखिएगा कि वो ज्यादा ड्राई बिल्कुल ड्राई होगा, जबकि जिसे आप इंक में डुबाए थे और बाहर निकाले थे उसे जब तोड़ के देखे उसके अंदर का पोर्शन कुछ हद तक गीला जरूर लग रहा था लेकिन वो कलर्ड नहीं था, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का क्या हुआ था वहां एब्जॉर्प्शन हुआ था। एब्जॉर्प्शन हुआ था ना, इसलिए वाटर क्या हुआ था अंदर भी चला गया और सरफेस पर भी था। अगर सरफेस पे नहीं होता तो आप जो क्या किसके थ्रू वो चिपका होता उस सरफेस से, आप जैसे निकालते फूकते तो क्या होता वो तो हट जाना चाहिए था, लेकिन आप देखेंगे इस टाइम की बात करो तो बॉन्ड भी बन जाती है, आगे बात देखेंगे। तो आप क्या देखें कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो तो सरफेस पर भी गया और बल्क में भी चला गया, इनर पोर्शन में भी चला गया, लेकिन कलरिंग मैटर केवल और केवल कहां आया सरफेस पे आया। इस कलरिंग मैटर का क्या हुआ एडजॉर्प्शन हुआ, जबकि वाटर मॉलिक्यूल का क्या हुआ था एब्जॉर्प्शन हुआ था। वाटर मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन हुआ था। इसी एडजॉर्प्शन का इधर ध्यान से समझेंगे। एडजॉर्प्शन का जबरदस्त ढंग का यूज आपको हम बताते हैं। आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो क्या देखते हैं मोबाइल में
आपको जो मोबाइल खरीदना है दुकानदार के पास जाते हैं तो क्या जो मोबाइल खरीदना है वही मोबाइल आपको लेके दिखाता है डब्बा से खोल खोल के? क्या नहीं, उस ढंग का डमी मोबाइल होता होगा, उसी ढंग का दिखाएगा। और मोबाइल जो आपका रहता है वो पैकेट में पैक रहता है, और जब आप उसे खरीदेंगे तो भी वो उसे खोल के देगा। क्यों? क्योंकि अगर आप उसे बार बार खोलिएगा, देखिए, और जब आप उसे खोलते होंगे तो उसके अंदर ऑब्जर्व कीजिएगा कि दो थैला ढंग का रखा रहता होगा, जिसके अंदर लगता होगा मूसक दाना कुछ है, दाना दाना ढंग का, ठीक। वो वास्तव में क्या होता है, उस पर देखिएगा लिखा होगा सिलिका जेल। क्या लिखा होगा? सिलिका जेल। ये सिलिका जेल क्या करता है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है अपने सरफेस पे। तो अब क्या हुआ था, कार्टून को जो पैक किया गया था, तो अब उसके अंदर एयर था, तो कुछ हद तक मॉइस्चर रह जाता, कुछ हद तक मॉइस्चर रह जाता। तो वो मॉइस्चर क्या करता कि उस मोबाइल के स्क्रीन पे जाके जमा होता और स्क्रीन को गंदा कर देता, खराब कर देता। इसलिए वहां क्या किया था, सिलिका जेल को रख दिया था। जो सिलिका जेल क्या किया, उसके अंदर जो भी मॉइस्चर था उन सभी को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लिया, और वो मोबाइल ज्यों का त्यों उसी ढंग का पड़ा। अरे भैया आप सिंपल सी बात क्या करें, जूता उता जो पहनते हैं ना, चलिए पहन रहे हैं, इसको आप क्या कीजिए, पोंछ उछ के इसके बाद इसको आप कार्टून में ही पैक करके रख दीजिए, 1 महीने के बाद निकालिए तो आप देखिएगा इसके ऊपर क्या होगा, तो उजला उजला ढंग का बोया बोया ढंग का फुफुन फुफुन ढंग का लगा हुआ लगेगा। लेकिन यही जब आप ब्रांडेड जूता वगैरह खरीद के लाते हैं दुकान से, तो दुकान में तो वो 5 वर्ष तक रखा हुआ था, लेकिन जब भी उसको निकाला, ठीक, कार्टून से, तो आप नहीं देखिएगा कि वहां वो उजला उजला हुआ है, क्योंकि उसमें क्या था, सिलिका जेल का थैला डाला हुआ होगा, ब्रांडेड वाले सिलिका जेल का थैला डाला हुआ होगा, उस ढंग से वहां क्या हुआ, मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं हुआ। तो एब्जॉर्प्शन का बहुत सारा यूज है। इसी एब्जॉर्प्शन का ही तो यूज किया जाता है कि अब गन्ना की जो पेराई होती है, ठीक, तो गन्ना के पेराई से जानते हैं कि गन्ना से ही क्या होता है, हमारा शक्कर जो बन रहा है, चीनी जो बन रहा है, चीनी तो बिल्कुल उजला रंग का है, लेकिन जो गन्ना की पेराई होती है उस ढंग से, उसी से गुड़ भी बनता है, शक्कर भी बनता है, ठीक। लेकिन गुड़ देखते हैं काला रंग का, छुआ रंग का लगता है, क्यों? क्योंकि वो वास्तव में जो उसमें गन्ने में आप जो पीने के लिए देखते हैं कि गन्ना वाला जो लगाया रहता है वो पीसता है, तो उसका भी उसी ढंग से कलर ढंग का निकलता है। तो क्या होता है, चीनी बनाने में उस कलरिंग मैटर को क्या किया जाता है, तो चारकोल से होके गुजारा जाता है, ताकि वो चारकोल क्या करता है, उसमें जितने भी कलरिंग मैटर्स हैं, कलरिंग सबस्टेंस जो है, उसे अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपका चीनी क्या होता है, बिल्कुल व्हाइट ढंग का हो जाता है। एब्जॉर्प्शन तो हम क्या कर रहे हैं कि ड्यू टू अनसेटिस्फाइड बैलेंस शीट, आइए लिखते हैं, तो क्या कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं कि ड्यू टू अनसेटिस्फाइड वैलेंसी ऑफ एटम्स एट द सरफेस ऑफ सॉलिड और अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, द सॉलिड एंड लिक्विड सरफेस हैज टेंडेंसी टू अटैच molecules of other substances coming closer. This phenomenon is known as adsorption. हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं ड्यू टू अनसेटिस्फाइड valency of atoms at the surface of solid, at the surface of solid or unbalanced force of attraction, force of attraction acting on molecules at the surface of liquid, at the surface of liquid, the solid and liquid surface have tendency to attach molecules of other substances
other substances coming closer. This phenomenon is known as adsorption. This phenomenon is known as adsorption. इसे हम क्या कहते हैं? Adsorption कहते हैं. हम क्या कहते हैं? The surface on which adsorption occurs is known as adsorbent surface, whereas the molecules which undergo adsorption are known as adsorbate. तो हम क्या बोले कि जिस सरफेस पर एडजॉर्प्शन हो रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं? तो एडजॉर्बेंट सरफेस कह रहे हैं. उसे क्या कह रहे हैं? एडजॉर्बेंट सरफेस कह रहे हैं. और जिस पदार्थ का एडजॉर्प्शन हो रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं? एडजॉर्बेट. बात करें कि some important points related to adsorption. एडजॉर्प्शन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की हम लोग बात करते हैं. तो इसमें सबसे फर्स्ट जाने कि एडजॉर्प्शन क्या है. तो एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमेनन. एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमेनन. ये एडजॉर्प्शन सतह पर होने वाली घटना है. अब ये जो एडजॉर्प्शन है, तो अब किसी पदार्थ को ज्यादा एडजॉर्ब हो सकता है या कम एडजॉर्ब हो सकता है. ये किस बात पे डिपेंड करेगा? तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड करेगा ऑन नेचर ऑफ एडजॉर्बेट. जो एडजॉर्ब हो रहा है उसके नेचर पे, एज वेल एज सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट. एडजॉर्बेंट के सरफेस एरिया पे, कि एडजॉर्बेंट का सरफेस, क्योंकि एडजॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? सरफेस पे हो रहा है. तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा. तो ये हम क्या देख रहे हैं? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन depend on nature of adsorbate, temperature, nature of, और उसकी बात करें. एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ एडजॉर्बेट as well as surface area of adsorbent. अब जरा ध्यान दें, इन दोनों बात को पहले एक्सप्लेन करेंगे. ठीक, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट. जो एडजॉर्ब हो रहा है उसके नेचर पर भी डिपेंड करेगा. मीन्स अगर क्या है,
कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मीथेन गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, तो इसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्यों? तो इजिली लिक्विफाइबल गैस, इजिली लिक्विफाइबल गैस किसे कहते हैं? तो ऐसा गैस जिसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर का मान क्या हो, ज्यादा हो। तो ऐसा गैस जिसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर का मान ज्यादा हो वो क्या होता है, इजिली लिक्विफाइबल गैस होता है। तो इजिली लिक्विफाइबल गैस जो होगा उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ग्रेटर एक्सटेंट में होगा इन कंपैरिजन टू नेचुरल गैस। देखिए नेचर पे डिपेंड कर गया, नेचर पे डिपेंड कर गया। ठीक, तो यहाँ हम क्या देखते हैं, इसके अंतर्गत हम कहते हैं कि एन इजिली लिक्विफाइबल गैस, इसका हो जाएगा गैस हैविंग हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, हायर क्रिटिकल टेम्परेचर इस गैस हैविंग हायर means an easily liquefiable gas is adsorbed to a greater extent in comparison to natural gas, नेचुरल गैस। इसी प्रोसेस का यूज किया जाता है गैस मास्क में। गैस मास्क क्या है, ध्यान से सुनिए। तो ये एक एपरेटस होता है जो कोल माइंस में, ठीक, अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, इन सभी में यूज किया जाता है। मिस क्या है, कोल माइंस में आप जानते हो कि कोयले के खदान में काम करने वाले आदमी बहुत जल्दी मर जाते हैं, क्योंकि वहाँ क्या है, बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस का कंसंट्रेशन वहाँ बहुत ज्यादा है। तो वहाँ एक एपरेटस यूज होता है जिस एपरेटस का नाम है गैस मास्क। उस गैस मास्क में क्या होता है, तो एक्टिवेटेड चारकोल होते हैं। अब वो एक एपरेटस है, एक्टिवेटेड चारकोल इसमें बिल्कुल फिट है। उसे क्या किया गया, गैस मास्क को अंदर रखा गया कोयले के खदान में। तो जिस समय उस गैस मास्क को बाहर रखा गया था, बाहर था, उसके सरफेस पे क्या होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब एब्जॉर्ब होगा। जब हम उसे क्या किए, खादान के अंदर लेके गए, तो वहां क्या है कि इन सभी गैस का कंसंट्रेशन कम है और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। इसमें सब क्या है, इजिली लिक्विफाइबल गैस है। तो अब उस चारकोल को क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से मीथेन को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब करने की ग्रेटर टेंडेंसी होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो वो क्या करेगा, जैसे वहां उसे लेके गए वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन को छोड़ते जाएगा और क्या करेगा, वो मोर पॉइजनस गैस जो है उसे अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लिया। एपेटस लगा हुआ है बिल्कुल मशीन के द्वारा। अब वो क्या हुआ, फिर से उसे खींच के बाहर लाया और वहां हीट किया, जो भी उस पे एब्जॉर्ब था वो बाहर निकल गया। फिर से एपेटस अंदर गया, वहां ऑक्सीजन नाइट्रोजन को किया, वहां जाके ऑक्सीजन को नाइट्रोजन को छोड़ा और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन को लेते चला आया। तो इस ढंग से क्या होता है, तो वहां पॉइजनस गैस का कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली कम हो जाता है और आदमी राहत महसूस करते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो एन इजिली लिक्विफाइबल गैस, तो कौन सी गैस इजिली लिक्विफाइबल होगी, गैस हैविंग हायर क्रिटिकल टेम्परेचर। उसका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ग्रेटर एक्सटेंट में होता है इन कंपैरिजन टू नेचुरल गैस। इसके बाद हम आपको बताएं ये एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट पर भी डिपेंड करता है। हम कहते हैं कि ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट, ग्रेटर विल बी इट्स एब्जॉर्बिंग पावर। उसकी एब्जॉर्बिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। यही रीजन है कि हम क्या करते हैं, फाइनली डिवाइडेड और रफ फॉर्म, ठीक। अब अगर सरफेस जो है उसे कंप्लीटली क्लीन कर दिए, उसे रफ कर दिए, तो क्या है, आप देखते होंगे कि बिल्कुल रंग पेंट करने से पहले क्या करता है कि उस सरफेस को बिल्कुल पूरा साफ करता है ताकि वहां रंग क्या हो, उसके सरफेस पे आराम से चढ़े।
सभी जगह। और सरफेस अगर बिल्कुल क्लीन है तो उस पर क्या होगा, आराम से स्मूथली ज्यादा अमाउंट पर रंग चढ़ता है, अदरवाइज नहीं चढ़ पाता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि सरफेस एरिया के बढ़ने से एब्जॉर्बिंग पावर बढ़ जाता है। यही कारण है कि पाउडर्ड फॉर्म, अब बड़ा पार्ट है, अब जरा एक पर ध्यान सुनिए, लकड़ी का एक बड़ा जैसा टुकड़ा है, उसी टुकड़े को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पतले पतले पीस में काट देते हैं। एक में क्या है कि पूरा लकड़ी का टुकड़ा ही है, दूसरे पीस में क्या है वो टुकड़े, एक पीस था और दूसरे में क्या है वो छोटा छोटा टुकड़ा किया हुआ है, दोनों में सेम टाइम में आग लगाते हैं। बोलिए किसमें आग तेजी से लगेगा, टुकड़े वाले में। क्यों? क्योंकि वहां सरफेस बढ़ चुका है, ठीक, वहां रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। तो आप जरा ध्यान दें, तो वही बातें क्या होगी कि जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा इसका एब्जॉर्बिंग पावर बढ़ता जाएगा। यही कारण है कि फाइनली डिवाइडेड फॉर्म और रफ सरफेस को यूज किया जाता है एडजॉर्बेंट के रूप में, या फाइनली डिवाइडेड फॉर्म जो है वो मोर इफेक्टिव एडजॉर्बेंट होगा एज कंपेयर टू इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब एक पूरा टुकड़ा में रखे, दूसरे केस में उसे छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर दिए, तो अब छोटा पीस वाला जो होगा मोर इफेक्टिवली एब्जॉर्ब करेगा, करेगा ना। वही बात लिखते हैं कि हम कहते हैं सिंस एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है, greater the surface area of adsorbent, greater the surface area of adsorbent, greater will be its adsorbing power, greater will be its adsorbing power. तो greater the surface area of adsorbent, greater will be its adsorbing power. Due to this reason, the finally divided or powdered form of substance, due to this reason the finally divided or powdered form of substance act as more effective adsorbent as compared to its crystalline form, as compared to its crystalline form, as compared to its crystalline form. अब अगर हम क्या कर रहे हो कि सॉलिड सरफेस पे गैस का एब्जॉर्प्शन कराएं, तो बिल्कुल इसका एक्सटेंट प्रेशर ऑफ गैस पर भी डिपेंड करेगा। ये सब क्या कहते हैं, हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड एडजॉर्बेंट surface depend on pressure of gas, also depend on pressure of gas. ये एब्जॉर्प्शन जो है टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर में दो ढंग की बातें होगी जो आगे बताया जाएगा, फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन। इसलिए हम सिर्फ यहाँ लिखेंगे extent of adsorption also depend on temperature,
ऑल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। ये कुछ बातें जो हुई वो एडजॉर्प्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। चलिए जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके आगे की बात करें। एक दो छोटा छोटा सा और टर्म हमें जानना है। एक टर्म जानना है डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन, ये डिजॉर्प्शन क्या है भैया? ये एडजॉर्प्शन का बिल्कुल उल्टा है। एडजॉर्प्शन में क्या हुआ, तो एडजॉर्बेंट सरफेस से एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल आके जुड़ा। ठीक, अब डिजॉर्प्शन में क्या करते हैं, तो हम उसे हटा देते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेंट फ्रॉम एडजॉर्बेंट सरफेस इज नोन एज डिजॉर्प्शन। इसे क्या कहते हैं, हम बोलते हैं रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेंट फ्रॉम एडजॉर्बेंट सरफेस adsorbent surface is known as desorption। यह क्या है, तो एडजॉर्प्शन का बिल्कुल उल्टा है। इट इज रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन एंड कैन बी अचीव्ड आइदर बाय हीटिंग और बाय रिड्यूसिंग। अगर हम हीट करना शुरू करें तो अब क्या है कि कोई पदार्थ जो आके जुड़ा था, ठीक, तो कुछ ना कुछ बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा। अब हम क्या करते हैं, उसे हीट करना शुरू करते हैं, तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। बॉन्ड नहीं भी बना था, जिसे सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लग रहा था, एक्चुअल में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं हुआ जिसका फिजिकल एडजॉर्प्शन में होता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सॉलिड है, यहाँ कोई गैसियस मॉलिक्यूल इसके और क्या है, अट्रैक्टेड है, इसकी ओर अट्रैक्टेड है किसी फोर्स के द्वारा। अब वो हो सकता है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन के द्वारा हो, या आयन डाइपोल इंटरैक्शन हो, या एच बॉन्ड हो, कुछ भी हो। तो अब है हम हीट करना शुरू किए, तो अब क्या होगा, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी। वो क्या करेगा, यहाँ से दूर हट जाएगा, बस क्या हो गया, डिजॉर्प्शन हो गया। या फिर हम क्या करें, प्रेशर को घटा दें। अब जैसे कोई गैस ही हम प्रेशर को घटाना शुरू करें, उसकी वॉल्यूम क्या होगी, बढ़नी शुरू होगी। जो अभी नजदीक था वो छोड़ के दूर दूर फैलने लगेगा, रेंडमली फैल जाएगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। इतने हम क्या कहते हैं कि रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेंट फ्रॉम एडजॉर्बेंट सरफेस इज नोन एज डिजॉर्प्शन। इट इज रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन and can be achieved either by heating or by reducing pressure। एक टर्म है सॉर्प्शन। एक टर्म क्या है, सॉर्प्शन। सॉर्प्शन में क्या होता है कि जब एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों साथ साथ हो और ये प्रोसेस क्या हो, नॉन डिस्टिंग्विशेबल, नॉन डिफरेंशिएबल, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉर्प्शन कहते हैं। हम क्या कहते हैं कि व्हेन absorption
and adsorption both occur simultaneously and are non-distinguishable. Non-distinguishable. When adsorption and absorption both occur simultaneously and are non-distinguishable, such process is known as sorption. एग्जाम्पल भी बताते हैं, पहले लिख लीजिएगा, जिसे हम कहते हैं डाइट्स गेट adsorb as well as absorb on cotton fibers. On cotton fibers. जरा एक मिनट ध्यान दें कि जरा ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों के दादाजी या बहुत सारे आदमी, अभी भी हम लोग भी सबको बहुत सारे आदमी कुर्ता पहनते हैं, उजला वाला कुर्ता पहन रहे हैं और एकदम कॉटन का कुर्ता पहन रहे हैं, उसमें हम क्या करते हैं, नील को डालते हैं। उसमें क्या करते हैं, नील को डालते हैं। आप क्या करते हैं, पानी में नील को मिला लेते हैं, उजाला, ठीक, और उसमें क्या करते हैं, उसे डालते हैं। तो कुर्ता में भी दो सरफेस है, एक बाहरी सरफेस है और दूसरा क्या है, अंदर वाला पोर्शन है। दूसरा अंदर वाला पोर्शन है। जब आप उसे डाले नील में और उसे बाहर निकाले, निचोड़ के उसे आप जाके सूखने देंगे। तो सूखने के बाद आप एक बार जरा गौर से देखिएगा तो आपको क्या नीला सिर्फ ऊपर के पोर्शन पे ही दिखाई पड़ता है, क्या नीचे के पोर्शन में दिखाई नहीं पड़ता है? क्या नीचे के पोर्शन में आखिर क्या हुआ है, ऊपर के दोनों पोर्शन पे पड़ता है। तो आप कहेगा तो एब्जॉर्प्शन हुआ था, कहाँ इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात है? नहीं, एक बात अलग है, ऊपर का पोर्शन जो होगा थोड़ा गाढ़ा होगा और नीचे का पोर्शन जो होगा ना वो लाइट होगा। ये आप वर्क कीजिएगा। आखिर सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता तो फिर क्या होता, एग्जैक्टली समान ढंग की बात होती, डार्क और लाइट की बात नहीं होती। लेकिन डार्क और लाइट इंडिकेट कर रहा है कि वहां क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन के साथ साथ एडजॉर्प्शन भी हुआ है, क्योंकि कलरिंग मैटर जो था, ठीक, आप क्या देखे, वो जो कपड़ा को आप बाहर निकाले और बिल्कुल उससे निचोड़े तो वहां से भी क्या सिर्फ पानी ही गिरा था? क्या वहां से जो पानी गिरा उसमें क्या कलर नहीं था? क्या बिल्कुल कलर, उसमें बिल्कुल क्या होगा, कलर होगा। इस क्या हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि वहां वो पूरा का पूरा जो नील जो पानी में आप घोल के जो यूज किए उसका क्या हुआ था, एब्जॉर्प्शन हुआ था, तो वो बाहर भी है और अंदर भी चला गया। लेकिन साथ ही साथ सरफेस पे कलरिंग मैटर सिर्फ नील का क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन हुआ है। इस कारण वहां क्या हो गया है, कुछ हद तक वह गाढ़ा हो गया, डार्क हो गया। इस यहाँ एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो रहा है, लेकिन ये प्रोसेस क्या है, नॉन डिस्टिंग्विशेबल है। इसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है वही टर्म हमारा क्या है, सॉर्प्शन। अब हम लोग बात करें डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन।
एडजॉर्प्शन में आप देखें तो यह क्या है, इट इज ए सरफेस फिनोमिनन, सरफेस फिनोमिनन, जबकि ये क्या है, बल्क फिनोमिनन है, पूरे के पूरे सरफेस बल्क सब पे होता है, इट इज ए बल्क फिनोमिनन, पूरे के पूरे में होगा। दूसरे में देखें कि एडजॉर्प्शन में क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर स्पेसीज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे और बल्क में दोनों जगह क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, अलग अलग ढंग से होता है। जबकि यहाँ जो होता है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट होता है, पूरे के पूरे में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा में सरफेस और बल्क सभी जगह, अंदर के पोर्शन में भी बाहरी पोर्शन में भी। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं, एडजॉर्प्शन में हम कहते हैं कि इट इन्वॉल्व्स नॉन यूनिफॉर्म distribution of molecular species at surface and in bulk। ठीक, तो अब देखें एब्जॉर्प्शन बारे में हम क्या बोलेंगे, वह क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेसीज throughout the substance। Molecular species throughout, it involves uniform distribution of molecular species throughout। पूरे के पूरे में क्या हो रहा है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। एडजॉर्प्शन जो होता है शुरू में फास्ट होता है और इक्विलिब्रियम के नजदीक आते आते क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जबकि एब्जॉर्प्शन जो है वह क्या होता है, इट अकर्स एट यूनिफॉर्म रेट, कुछ होते रहेगा, कुछ समय के बाद वो क्या होगा, बंद हो जाएगा। जबकि यहाँ हम क्या बोले कि शुरू में फास्ट है और इक्विलिब्रियम के नजदीक स्लो हो गया, रिएक्शन में इक्विलिब्रियम हो गया, और जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जाता है कभी कॉम्पिटिशन में जाता है, आप जान रहे हैं, जब तो कोई कंडीशन डिस्टर्ब ना हो। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं एब्जॉर्प्शन में, it is rapid in beginning but slow near equilibrium। यहाँ क्या है, it occurs at uniform rate, it occurs at uniform rate। तो ये हमारा क्या हो गया, दोनों में कुछ डिफरेंस हो गया, या हमारा दोनों में क्या हो गया, कुछ डिफरेंस हो गया। ये वर्ग क्यों ठीक नहीं लगता है, लिख लीजिए, इट अकर्स थ्रूआउट द बॉडी ऑफ मैटर, ये ज्यादा अच्छा, थ्रूआउट द बॉडी ऑफ मैटर। क्योंकि ऐसे आप यहाँ जैसे देख रहे हैं, क्या लिखे हैं, सरफेस और बल्क, तो आपको क्या लग रहा है कि एक सरफेस होता है और एक क्या होता है, बल्क होता है। वहां लिखा था बल्क फिनोमिनन क्या केवल अंदर वाला होगा, ऐसी बात नहीं, बल्क हम पूरे के लिए बोलना चाह रहे थे।
वो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? इट अकर्स थ्रू आउट द बॉडी ऑफ मटेरियल। तो आइए, ये बातें हो गई। अब इसके आगे हम लोग जाने मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का क्या मैकेनिज्म है, इसी एडजॉर्प्शन जो होता है तो आखिर क्यों होता है, क्या बातें हो रही होगी जो ये हो जाता है, ठीक, जिसे कुछ प्रोसेस अपने आप हो जाते हैं। आप पानी गिरा के छोड़ देते हैं, पानी रखा हुआ है, अपने धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे उसका अमाउंट क्या होता है, कम होने लगता है, धीरे धीरे कुछ समय के बाद पानी गायब हो जाता है ना। लेकिन आप क्या पानी को रख के छोड़ दिए हैं तो अपने आप बॉयल तो नहीं करने लगता, वहां तो आपको हीट करना पड़ रहा है, ठीक। ऊपर से पानी नीचे ऑटोमेटिक गिर के आ जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर तो ऐसे नहीं जाएगा, मोटर चलाना पड़ता है, उसको पंप करते हुए जाता है। ये जो एडजॉर्प्शन हो जाता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जा रहा है, हो जा रहा है, इसका क्या रीजन है? क्योंकि स्पॉन्टेनियस हो रहा है, इसमें अब दो टर्म डिसाइड करेगा स्पॉन्टेनियसिटी को। कौन कौन? तो एक डेल्टा एच इंथैल्पी, और दूसरा डेल्टा एस क्या, एंट्रोपी। डेल्टा एस एंट्रोपी, और इन दोनों को जोड़ते हुए ही एक इक्वेशन आता है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, जो बताता है स्पॉन्टेनियसिटी के संबंध में। मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन के मैकेनिज्म की बात करें, देखिए मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, जैसे ये हम देख रहे हैं कि कोई सॉलिड का सरफेस है, तो क्या हो रहा है, इसके बाहर अब बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, वो गैस क्या हो रहा है, इसके सरफेस की तरफ आता है और आके अट्रैक्ट होता है। तो अट्रैक्ट जो हुआ, पहले इनके बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा था, लेकिन अब क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ ना कुछ लगने लगा, इस नया बॉन्ड एक ढंग से एग्जिस्ट करने लगा है। और बॉन्ड का बनना जो होता है, ये प्रोसेस ऑलवेज क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। ये एडजॉर्प्शन जो प्रोसेस है, ये ऑलवेज क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑरिजिनेट्स कर रहा है। दूसरी बात, अब देखें कि पहले क्या था, गैस था तो बिल्कुल बिखरा हुआ ढंग से था, रेंडमली जैसे तैसे था, ठीक। जब यहाँ आया तो अब कुछ हद तक ये क्या हो गया, अरेंज हो गया, इसका रेंडमनेस क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। और रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस को मेजर किया जाता है इंट्रोपी के टर्म में, जिसे इंडिकेट किया जाता है एस के द्वारा। तो जब इंट्रोपी इसका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो चेंज इन इंट्रोपी, डेल्टा एस का मान भी क्या होगा, निगेटिव होगा। डेल्टा एस का मान भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हम बोल रहे हैं कि एडजॉर्प्शन जो है एक क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, रिजल्टिंग डिक्रीज इन एंट्रोपी, रिजल्टिंग डिक्रीज इन एंट्रोपी। अच्छा पहले ध्यान से समझ लें। तो अब ये प्रोसेस होगा क्या नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसा फैक्टर डिसाइड करेगा जिसमें ये दोनों का दोनों टर्म हो, ये दोनों का दोनों टर्म हो, क्योंकि एक का कहना होता है घटना चाहिए, डेल्टा एच घटे तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता, इसका कहना होता है बढ़े तो स्पॉन्टेनियस होता है। तो सही ढंग से पता ही नहीं चल पाता है कि किसमें क्या होना चाहिए। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से मिलता है, जो इक्वेशन यह होता है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, माइनस टी डेल्टा एस। और वही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। फॉर ए प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, वैल्यू ऑफ डेल्टा जी मस्ट बी निगेटिव। इसका मान क्या होना चाहिए, मस्ट बी निगेटिव। अगर निगेटिव है तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अदरवाइज वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता।
अभी लिखना नहीं है। For a process to be spontaneous, for a process, किसी process के लिए, for any process, for any spontaneous process, for any spontaneous process, value of delta G must be तो हम पुट करते हैं so for adsorption on applying Gibbs equation for adsorption, we get delta G equals to minus delta H minus T minus delta S, it means ये हो गया minus delta H plus T delta S, और delta G equals to minus delta H plus T delta S. क्या है? For negative value of delta G, for negative value of delta G क्या होना चाहिए? Delta H must be greater than T delta S, must be greater than T delta S. अब टेम्परेचर को चेंज करने से इंथैल्पी चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर को चेंज करने से इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होता है, और प्राय इंट्रोपी में भी मान लीजिए ना कि प्राय चेंज ढंग से नहीं ही है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भैया ये क्या है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये प्रोडक्ट तो बढ़ता चला जाएगा ना, और ये प्रोडक्ट जैसे ही इससे ज्यादा हो गया ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो डेल्टा एच का मान ज्यादा होना चाहिए किससे? टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस से, और ये कब पॉसिबल है? जब टेम्परेचर क्या हो, कम हो, इसीलिए एडसॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस होगा ओनली एट लो टेम्परेचर, ओनली एट लो टेम्परेचर। और नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, डेल्टा एच क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, which is possible only at low temperature, which is possible only at low temperature. So adsorption is a spontaneous process at low. अब तो अलग अलग के लिए अलग अलग उसका टेम्परेचर का वैल्यू होता है, ठीक। तो आइए मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन में एक लाइन लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं? एडसॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस
रिजल्टिंग डिक्रीज इन एंट्रोपी, या नहीं लिखिए, रिजल्टिंग डिक्रीज इन एंट्रोपी, so it is a spontaneous only at low temperature, only at low temperature, कुछ हो गया, which is possible only at low temperature, जो केवल और केवल कम टेम्परेचर पर ही पॉसिबल है। चलिए यहाँ तक की बातों को आप सही ढंग से लिखिए और इसकी आगे हेडिंग कर लीजिएगा टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, जहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, जहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में